हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन साथी में। बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है 10 कदम का सीरीज, जहां पे आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जहां पे आपको ये चेक करना होता है कि आप 10 में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज आपका सेशन 3 है। मैं आज फिर अपने नए सेशन को शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, इस सीरीज़ को इग्नोर करने की गलती ना करें। ये सेशन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो आप लोग रेडी हो ना? मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज़ का पहला प्रश्न कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, कौन सा रोड? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उसके पहले मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ये हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए अकबर, सेकेंड है अशोक, थर्ड है शेरशाह सूरी, फोर्थ है इल्तुतमिश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड जब जिस शासक ने करवाया उस समय का टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड था, और ये जो अभी के ग्रांड ट्रंक रोड है ये अभी का क्या टाइम पीरियड है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ओके, अगर मैं बात करूं शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगर मैं ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में बात करूं, जिसे वर्तमान में हम NH44 के नाम से, NH19 के नाम से और NH3 के नाम से जानते हैं, ये वर्तमान समय में भारत के नए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबरों के अनुसार रखे गए हैं। अगर NH44 की बात करें तो जो हमें दिल्ली से अमृतसर देखने को मिलता है, दिल्ली से पंजाब के अटारी तक के मार्ग को अब NH44 के रूप में जाना जाता है। अगर NH19 की बात करें, ये दिल्ली से कोलकाता तक हमें देखने को मिलता है, जो दिल्ली से आगरा होते हुए दिखाया गया है। और थर्ड है हमारा NH3, अटारी से आगे, अटारी से पाकिस्तान की सीमा तक के हिस्से को NH3 में शामिल किया गया है। ओके, तो ये रहा आपकी ग्रांड ट्रंक रोड। अगर आपकी बात करें शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? वो टाइम पीरियड क्या था बताइए, याद रखिएगा। वो टाइम पीरियड जो होता है, वो टाइम पीरियड है आपका क्या है? 1540 से लेकर 1545 तक के समय में शेरशाह सूरी। अगर शेरशाह सूरी के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं का 2 युद्ध हमें देखने को मिलता है। कौन से 2 युद्ध? पहला युद्ध जो हमें देखने को मिला है वह है चौसा का युद्ध देखने मिला है। ये चौसा का युद्ध जो हमें देखने को मिला है, ये हमें कहाँ देखने को मिला है? ये हमें देखने को मिला है कि बिहार के बक्सर जिले के पास में देखने को मिला है। और जो दूसरा युद्ध हो जाता है वो है कन्नौज एंड बिलग्राम का युद्ध, जो कि हमें कहाँ देखने को मिला है? जो कि हमें देखने को मिला है कन्नौज या बिलग्राम, यानी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें हुमायूं को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो वो युद्ध हो जाता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हो जाता है। बात यहाँ पे ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में चल रही थी, तो चलिए मैं आपको ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य बता देता हूँ। देखिए इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का ये दृश्य है कि शेरशाह सूरी कैसे दिखते थे। देखने में तो बिल्कुल खूंखार लग रहे हैं, लेकिन चलिए मैं इनके बारे में और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ शेरशाह सूरी के बारे में। तो याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का प्राचीन नाम, ग्रांड ट्रंक रोड जो है उसका अगर प्राचीन नाम की बात करें तो वो है उत्तरापथ है। क्या है? उत्तरापथ। ये सही नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ, तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है उस उत्तरापथ। शेरशाह सूरी ने इसे पुनर्निर्मित और विस्तारित किया था। उनके समय में जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसे सड़क ए आजम के नाम से या बादशाही सड़क के नाम से कहा जाता है। ओके, अगर इसके अगले पॉइंट की बात करें कि शेरशाह सूरी ने 1 मिनट, शेरशाह सूरी ने सड़क के किनारे सराय, कुएं और पेड़ लगवाए थे। सराय, कुएं और पेड़ लगवाए थे लोगों की समस्याओं को देखते हुए कि कुएं से पानी की दिक्कत दूर हो जाए, पेड़ से छाया मिल सके लोगों को, और सराय लोगों को ठहरने के लिए लगाए थे। हर कुछ दूरी पर सराय बनवाई थी, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और सैनिकों को सुविधा मिलती है। इसी मार्ग पर डाक व्यवस्था
पोस्टल सिस्टम भी विकसित की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है। पोस्टल सिस्टम किसके शासनकाल में शुरू की गई सर्वप्रथम? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगर आपसे कभी पूछा जाए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के समय में करवाया गया था, तो याद रखिएगा ये हो जाते हैं आपके शेरशाह सूरी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? शेरशाह सूरी हो जाते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा देखने को हमें मिल जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 42वां संविधान संशोधन, सेकंड है 44वां संविधान संशोधन, थर्ड है 73वां संविधान संशोधन और फोर्थ है आपका 74 संविधान संशोधन। आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं 42 के बारे में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इसे बोलते हैं। अगर 44 की बात करें, किसकी बात करें हम? अगर हम यहाँ से आपके 44 के बारे में बात करें, 44, तो बताइए 44 के बारे में आप क्या जानते हो? 44 संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन है और फोर्थ है 74वां संविधान संशोधन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही सब जवाब हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 73वां संविधान संशोधन था, इसको ये कब लाया गया, तो याद रखिएगा ये जो 73वां संविधान संशोधन था, ये आपका आया है 22 दिसंबर 1992 में आया है। कब? पहले राज्यसभा में पास किया गया, फिर 23 दिसंबर 1992 को ही लोकसभा में पास किया गया और फाइनली 24 अप्रैल 1993 को हमारे राष्ट्रपति उसमें जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इसे हस्ताक्षर किया गया था। तो उसी दिन से 24 अप्रैल से ही इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संवैधानिक दर्जा दिया क्यों जाता है? क्या होता है कि सिस्टम के अंतर्गत कुछ कार्य होते हैं जिसको संवैधानिक दर्जा देना जरूरी हो जाता है ताकि उस कार्यों में निपुणता देखने को मिलती है, इसलिए संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस डेट को मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा वो डेट हो जाता है आपका 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल हमें देखने को मिल जाता है। और कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये जो आपके 73 संविधान संशोधन है, ओके, अगर आपसे कभी पूछा जाए ये 73 संविधान संशोधन ये कौन से भाग में है, कौन से अनुसूची में है, तो याद रखिएगा कि जो इसका भाग हमें देखने को मिलता, कौन सा भाग है बताइए? इसका भाग हो जाएगा भाग 9 हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 9 हो जाएगा। अनुसूची कौन सी हो जाएगी? अनुसूची 11 हो जाएगी। आर्टिकल है 243 से लेके 243 पी तक है। टोटल 29 विषय देखने को मिलता है। अगर आपसे 74 संविधान संशोधन के बारे में देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा कि जो 74वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिलता है, वो जो 74वां संविधान संशोधन हमें जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 1 जून 1994, जो कि हमारे नगर पंचायत और नगर निगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारे नगर पंचायत और नगर निगम से संबंधित है। नगर पंचायत और नगर निगम क्या होता है? सवाल यहाँ बनता है कि नगर पंचायत और नगर निगम क्या होते हैं, नगर निगम क्या होते हैं और नगर पंचायत क्या होता है। अगर 10 लाख से कम जनसंख्या है शहरी क्षेत्रों में तो उसे हम नगर पंचायत कहेंगे, लेकिन जो नगर निगम होते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होते हैं तो उसे हम नगर निगम के अंतर्गत कहते हैं। तो इसी तरह ये 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत नगर निगम से, इसके भाग कौन से हैं? इसके भाग हैं 9 क है, अनुसूची 12 है। टोटल विषय कितने हैं? टोटल मात्र 18 विषय इसमें हैं। और अनुच्छेद कौन से कितने हैं? अनुच्छेद है 243 वो तो हो गया, वो तक हो गया। ये 243 पी से लेकर 243 जेड जी, याद रखिएगा 243 पी से लेके जेड जी तक रहेगा। कब तक रहेगा? 243 पी से लेके 243 जेड जी तक हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, ये देख लीजिए। देखिए ये देख लीजिए, पंचायत होता है जहाँ पे एक मुखिया रहते हैं, सरपंच होते हैं, जहाँ 2 पक्ष होते हैं जो अपनी बातें रखते हैं, पक्ष भी विपक्ष भी। मुखिया दोनों की बातें सुनता है, उसके बाद वो निर्णायक जवाब देता है कि किसके पक्ष में फैसला सुनाना तर्कसंगत रहेगा। यही है एक मुखिया का कार्यकाल।
ओके तो चलिए मैं इसके बारे में और पॉइंट बता देता हूँ जो इस देखिए 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें कि 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपको कब देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ये आपको देखने को मिलता है 1992 में देखने में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संविधानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड पॉइंट है कि संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया है तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिससे पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आप हमेशा याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है और जो 74 संविधान संशोधन है नगर निकाय से संबंधित है। ओके, तो जैसा जितना भी मैंने तथ्य आपको बताया है वो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? हमारे फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, 1 मिनट। सेकेंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। थर्ड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और फोर्थ ऑप्शन ईश्वरचंद विद्यासागर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था वेदों की ओर लौट चलो। अगर आपसे राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाए थे। कब लाया गया था? 1829 में। कौन से अधिनियम के तहत? धारा 17। याद रखिएगा धारा 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया इनके शासनकाल में, लेकिन इसको लॉर्ड एलन बेलो के शासनकाल में लागू किया गया था 1843 में। अगर बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में, किसके बारे में? दयानंद सरस्वती के बारे में, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो। अगर बात करें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में, इनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था जो 1856 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1856 में लाया गया था। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, तो अब ये बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही आंसर हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय जी हो जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय जी हो जाते हैं। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। तो चलिए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में आपको बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय जी देख सकते हो, यही है वो शख्सियत जिन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। किसकी मदद से? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से बैन करवाया था। अगर राजा राम मोहन राय जी के बारे में और कुछ, इन्हें राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में आधुनिक विचारों, शिक्षा और सामाजिक सुधारों की शुरुआत की थी। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए। सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख भूमिका रही। उनके प्रयासों के कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिसने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा करने का कोशिश किया है। एक पॉइंट याद रखिएगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा की विरोध और ब्रह्म समाज की स्थापना कर राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो किसे बोला जाता है? वो जाते हैं राजा राम मोहन राय जी हो जाते हैं। तो ये हुआ राइट आंसर बी हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का फोर्थ क्वेश्चन है मेरा
कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद मतलब बेहद इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, सेकेंड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया जाता है 26 जनवरी को कौन लहराता है और 15 अगस्त को कौन लहराता है, ये थोड़ा सा सिल्ली मिस्टेक हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो लहराया जाता है वो इंडिया गेट पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। और कब फहराया जाता है? ये फहराया जाता है आपको कब? 15 अगस्त को लाल किले पे फहराया जाता है। अगर 9 दिसंबर 1946 की बात करें, 9 दिसंबर 1946 इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पहली अस्थाई बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिसकी अध्यक्षता किए थे सचिदानंद सिन्हा जी ने किया था। हालांकि अस्थाई था। अगर पूछा जाए स्थायी बैठक कब हुई थी, याद रखिएगा स्थायी बैठक 11 दिसंबर 1946 को देखने को मिलता है। और उसकी अस्थाई बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1 मिनट 22 जुलाई 1947 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 1 मिनट, यस। ये 22 जुलाई 1947 को 13 दिसंबर 1946 के द्वारा इसे पास किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1947 से लेकर 1964 के तक के शासनकाल में। तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। किसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। देखिए, ये है 22 जुलाई 1947, ये है हमारा झंडा। हमें अपने झंडे पे गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत जितना बड़ा देश है उतना ही विशाल हृदय भी रखता है। तो चलिए यहाँ पे एक तथ्य के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मनाया था, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त 1947 से पहले ही इसे स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो याद रखिए कि तिरंगे के मध्यम में पहले चरखा होता था कांग्रेस ध्वज में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाते समय उसकी जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। 24 तीलियां वाला अशोक चक्र रखा गया है। तो याद रखिएगा कि पहले चरखा था, लेकिन जब संविधान सभा अपनाया गया तो उस समय सारनाथ के अशोक स्तंभ को एक्सेप्ट किया गया था। और इसके जो डिजाइनर होते हैं कौन हो जाते हैं? इसके डिजाइनर हो जाते हैं पिंगाली वेंकैया नायडू। कौन हो जाते हैं? पिंगाली वेंकैया नायडू। ये कहाँ के रहने वाले? ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें 24 तीलियां हैं अशोक चक्र की। और ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ओके, समझ में आया आपको कि नहीं आया? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। इसके बारे में मैं आपके सामने एक विस्तृत वीडियो करूँगा जहाँ पे मैं आपको संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जल्द ही करूँगा। ठीक है, चलिए अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है गुजरात, सेकेंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है केरला। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में ही देखने को मिल जाता है। अगर आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो भाषा आधार पर गठित पहली राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती है। पहले क्या था? पहले हैदराबाद था। अगर मैं आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूं तो आंध्र प्रदेश में टोटल ये बता दीजिए कि कितने लोकसभा सीट है। तो टोटल 25 लोकसभा सीट देखने को मिलता है। 25 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट। ओके, विधानसभा सीट कितनी है? 175 है।
और विधान परिषद सीट कितनी है? 58 है, 58। और वर्तमान सीएम कौन है इसके? एन चंद्रबाबू नायडू हैं, एन चंद्रबाबू नायडू हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में इसका सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश काफ़ी विस्तृत अच्छा दृश्य है आंध्र प्रदेश का, और काफ़ी फुल डेवलपमेंट भी आप देखने को मिलता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। भाषा आधार पर गठित जो पहला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश ही देखने को मिल जाता है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग होकर बना था। ओके, और याद रखिएगा कि यह भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य माना जाता है। पोर्ट श्रीमुल्लू के आमरण अनशन और निधन के बाद तेलुगु भाषा राज्य की मांग को स्वीकार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हमें देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा कि भाषाई राज्य के गठन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगर पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में आया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में आया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखने को मिला, और ये तथ्य आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद मतलब मैं अगर कह रहा हूँ बेहद, तो आप यकीन करिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन के आधार पर कौन सी योजना थी? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, सेकंड है 1935 अधिनियम, थर्ड है प्रारूप समिति अधिनियम, फोर्थ है भारत शासन अधिनियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, भारत शासन अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन के द्वारा एक अधिनियम पेश किया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम बोला गया। और इसे 2 अगस्त 1858 को ब्रिटेन की महारानी महारानी विक्टोरिया के द्वारा स्वीकृति के बाद इसे भारत शासन अधिनियम भारत में लाया गया था। अगर प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। और टोटल कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर। ये कब लाया गया? 29 अगस्त 1947 को लाया गया था। अगर 1935 अधिनियम बोला जाए, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 देखने को मिलता है। और कैबिनेट मिशन योजना तो कैबिनेट मिशन योजना कब आया? ये 1946 में आया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना ही हो जाता है। यहाँ पे लड़के बहुत गलतियाँ कर सकते हैं, 1935 अधिनियम पे ले जाते हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं होता। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन के आधार की कौन सी योजना थी, तो कैबिनेट मिशन योजना को ही बोला जाएगा। समझ में आया होगा अच्छे से कि नहीं आया? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट। तो अब यहाँ पे मैं आपको कैबिनेट मिशन योजना के बारे में ये देखिए, संविधान सभा का दृश्य कि संविधान सभा किस तरह से है। ठीक है, आप काफ़ी अच्छा दृश्य है, एक बार जरूर मतलब भ्रमण करना चाहिए हर एक नागरिक को, हर एक नागरिक को। चलिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। कैबिनेट मिशन योजना देख सकते हैं, ये कैबिनेट मिशन योजना है, ये कैबिनेट मिशन योजना। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य ये आप देख सकते हैं। उस समय जब संविधान सभा की बैठक होती थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो किस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन जुड़े 2 बेहद महत्व। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा में उस समय कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जहाँ पे 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से और 4 प्रमुख आयुक्त क्षेत्रों से आते हैं। संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, जिनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रियण मत, याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकल संक्रियण मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किया गया था। ओके, अगर मैं इसके बारे में और पॉइंट बताऊं तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लाया गया है। ठीक है, संविधान सभा 389 में कुल कितने 389 सदस्य हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन हैं? उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन है
कि संविधान सभा के गठन के आधार की कौन सी योजना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज मैंने आपके लिए कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि करंट अफेयर की भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं आपको उन क्वेश्चनों पर भी मैं चलता हूँ। ये क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार में बढ़ावा देने के यूपीआई मतलब आप जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित भुगतान प्रणाली को एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौता किया, जबकि उस देश की मुद्रा का नाम दिरहम नहीं है। यहाँ पर वो इंगित कर रहा है उस देश की मुद्रा का नाम दिरहम नहीं। तो सवाल ये बनता है कि दिरहम किस देश की मुद्रा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड है मॉरिशस, थर्ड है सिंगापुर, फोर्थ है श्रीलंका। अगर आपसे बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम हमें देखने को मिलता है। अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, जबकि इसकी मुद्रा क्या है? मॉरिशियन रुपी है। अगर बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है, लेकिन इसकी मुद्रा क्या है? सिंगापुरी डॉलर है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटा और कोलंबो हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है श्रीलंकन रुपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे तो अगर एक होता दिरहम तो मान, यहाँ पे तो श्रीलंका की भी राजधानी श्रीलंकन रुपी है, मॉरिशस की राजधानी भी जो आपको देखने को मिलती है मॉरिशियन रुपी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर ही होगा। ये आप देख सकते हो यूनिफाइड ग्लोबल बिजनेस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो 1 मिनट, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, ये देखिए सिंगापुर, समझे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने तो यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली को एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौता किया, जबकि उस देश की मुद्रा का नाम दिरहम नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा, अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि भारत में सिंगापुर यूपीआई समझौता जो है महत्वपूर्ण लेटेस्ट तथ्य क्या है कि 2025 में एनपीसीआई इंडिया सिंगापुर यूपीआई पे नाउ नेटवर्क में 13 नए भारतीय बैंकों को जोड़ा, जिसमें कुल भाग लेने वाले भारतीय बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई है। इससे दोनों देशों के बीच रियल टाइम और कम लागत वाला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और मजबूत हुआ। ठीक है, अगर आपसे बात करें बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा बोला गया है कि सिंगापुर भारत का पहला देश है जिसके साथ यूपीआई आधारित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंक स्थापित किया गया। यह समझौता डिजिटल भुगतान और फिटनेस सहायता और अंतर्राष्ट्रीय रेमिडिस को तेजी करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर आपको कुछ एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बताना चाहूँ तो यूपीआई प्लस पे नाउ इक्वल टू इंडिया प्लस सिंगापुर हमें देखने को मिलता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लिंक सिंगापुर देखने को मिलता है और 2025 में कुल 19 भारतीय बैंक लिंक जोड़े गए हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन सा फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स के अनुसार निम्नलिखित में किस कौशल की मांग सबसे तेजी से बढ़ने वाले कौशलों में शामिल नहीं था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। एआई एंड बिग डेटा, सेकेंड है नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, थर्ड है इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप और फोर्थ है मैनुअल डेटा एंट्री। आप ये देख सकते हो। 1 मिनट। वर्ल्ड इकोनॉमिक, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हमें 1971 में देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है? स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, अगर इसके सही आंसर के बारे में बात करें हम आपसे तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका मैनुअल डेटा एंट्री। कि कौन सी डेटा? मैनुअल डेटा एंट्री ही इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, समझ में आया आपको कि नहीं आया?
ओके, तो अगर मैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में आपको बताऊं तो याद रखिएगा, मैनुअल डेटा एंट्री क्या होता है। मैनुअल डेटा एंट्री जो होती है वो किसी भी फॉर्म, दस्तावेज, रजिस्टर आदि से कंप्यूटर हाथों से मतलब जो डेटाबेस को दर्ज किया जाता है उसे हम बोलते हैं मैनुअल डेटा एंट्री। इसके कार्य से टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए डेटा की वेरिफिकेशन कराना, इनरोल फ्री एंट्री पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है डेटा अपडेट करना और सत्यापित करना इसका होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न में चलना चाहूँगा। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस समुद्री जलडमरू के मध्य सीधे संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बाबा अल मंदेब होमुर जलडमरू मध्य, थर्ड है मलक्का जलडमरू मध्य, फोर्थ है स्वेज नहर मार्ग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है मलक्का मलक्का जलडमरू मध्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। ये है मलक्का जलडमरू मध्य। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि मलक्का जलडमरू मध्य के बारे में, अगर मलक्का जलडमरू मध्य की बात करें तो मलक्का जलडमरू मध्य जो होती है वो हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है और यह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे समुद्री व्यापार मार्ग क्या है तो जाएगा दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जो जोड़ता है मलक्का जलडमरू मध्य। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए तेल और व्यापारिक मार्ग का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजर, इसे विश्व व्यापार की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। अगर मलक्का जलडमरू मध्य के बारे में बात करें तो यह हिंद महासागर प्लस दक्षिणी चीन सागर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में भी हमें ये देखने को मिल जाता है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ कि 2025 में चर्चा में IMEC किस समुद्री जलडमरू मध्य से सीधे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलक्का जलडमरू मध्य। आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा देश पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है लेकिन उसकी राजधानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? पता है ऐसा कौन सा देश है जिसकी देश पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है लेकिन उसकी राजधानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केन्या, इंडोनेशिया, तंजानिया, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से ऐसी कोई कंट्री नहीं हो सकती है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जिसका 1 मिनट जो देश पूरी तरफ से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो लेकिन उसकी राजधानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो। ओके, अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में आपसे बताऊं तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, आप गोलार्ध देख सकते हो क्या है, कितना सुंदर लग रहा होगा ना, मुझे भी लग रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगर बात करूं गोलार्ध के बारे में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। भारत, चीन, रूस और अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देश इसी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए भारत, चीन, यूरोप, अमेरिका और अधिकांश यूरोप किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं विपरीत होती हैं, यानी ऋतुएं डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होता है। जबकि भारत उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, तब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी देखने मिलती है, यानी अपोजिट बिल्कुल देखने को हमें मिलता है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से यह ध्यान रखिएगा कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, विषुवत रेखा भी बोला जाता है, ठीक है, या इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है तो याद रखिएगा वो जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में साउथर्न हेमिस्फीयर हमें देखने को मिल जाता है। ओके, समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा देश है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है परंतु उसकी राजधानी उत्तरी गोलार्ध में, तो ऐसा कोई कंट्री ही हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये रहे आज के 10 प्रश्न। आप देख सकते हो ये 10 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है जो बिल्कुल
इंपॉर्टेंट ना हो। आप लोग देख रहे हो कि आजकल पैटर्न बदलते जा रहे हैं, पैटर्न बदलने के साथ साथ डीपली बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको विस्तृत तरीके से अध्ययन करें, तभी हम किसी एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हैं। हम ये सोचें कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे और कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। कल मैं आपके लिए एक सीरीज़ तो लाऊंगा ही, 10 का डोज का सीरीज़, लेकिन उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य यूपी जीके से लाऊंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो सेशन आपको दोपहर में देखने को मिलेगा और वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएंगे। बस मैं आपसे एक ही सपोर्ट मांगता हूँ कि अभी मैं न्यू हूँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे तथ्य ले पाऊँगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे, तभी जब आप मेरा सपोर्ट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से ही मुझे साहस मिलती है। एक क्लास बनाने में काफ़ी टाइम मुझे लगता है और अभी मैं न्यू हूँ। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया, वो आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। और मैं कोशिश करूँगा मैं इसको डेली बेसिस पे बेहतर से बेहतर करता रहूँ, और मैं डेली बेसिस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।